जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह पंवार है और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। पर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, इस वजह से इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसी मुश्किल का सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाते हुए आपको ये सारे लैंडफॉर्म्स याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स। अब दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की, तो लैंडफॉर्म्स जो है उसे लैंडफॉर्म्स को जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। वो कौन से 3 पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर और अलग अलग साइज के आधार पर लैंडफॉर्म्स को 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, जिसे हम लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड लैंडफॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर। दोस्तों, लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है, लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। जब लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें थोड़े स्मॉल लैंडफॉर्म्स आते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बाद कहीं मूव कर पाते हैं तो वो आते हैं फिर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज। और उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो थर्ड ऑर्डर में माइक्रो लेवल के लैंडफॉर्म्स आते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स, वो लैंडफॉर्म्स जो अर्थ की सरफेस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण फॉर्म्ड होते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की बात करते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं तो इन्हें हम मैक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स भी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो सबसे बड़े लैंडफॉर्म है जो अर्थ की सरफेस पे इंडिविजुअली पाए जाते हैं। जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसे हम मीजो लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं या मीजो लेवल लैंडफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जो इंटरमीडिएटरी लैंडफॉर्म्स भी होते हैं, मैक्रो और माइक्रो के बीच में कहीं पाए जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो आप लोगों को याद रखना है कि मैक्रो और माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, पर जब हम मीजो लेवल की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही लगते हैं। और जैसे ही हम थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म में पहुंचते हैं तो इसमें मेजर फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे रनिंग वाटर, मूविंग एयर, कह सकते हैं मूविंग आइस और ग्राउंड वाटर एज वेल एज वेव्स एंड करंट ओवर द कोस्ट लाइन, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट समझ में आया? तो इस हिसाब से लैंडफॉर्म्स जो है उन्हें हमने 3 भागों में बांटा और तीनों का मतलब क्या था वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा कि लैंडफॉर्म फर्दर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज, जो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए तो इसे मैक्रो लेवल कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर को मीजो लेवल कहा जाता है और थर्ड ऑर्डर को माइक्रो लेवल कहा जाता है। जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं इसका मेनली फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अगर इसकी बात करें तो इसमें दोनों ही एक्ट करते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल
पर माइक्रो लेवल की बात करें तो उसमें मोस्टली एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट करता है। पॉइंट समझ में आया? अब अगेन फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है उसे फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होते हैं कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशियंस। पर सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, वैलीज। और ऐसे ही थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात की जाए तो दे मोस्टली फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सोजेनिक, जैसे एयर, कौन सा वाला? मूविंग एयर, जैसे वाटर, अगेन कौन सा? फ्लोइंग, जैसे आइस, बोले तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, जैसे ग्राउंड वाटर। एंड द लास्ट वन इज वेव्स। आया पॉइंट समझ में? तो ये हैं हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे एयर, वाटर, ग्राउंड वाटर, वेव्स एंड करंट और ग्लेशियर के मूवमेंट से फॉर्म्ड होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि लैंडफॉर्म्स वास्तविकता में होता क्या है और किन किन टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। अब यहां पर पॉइंट में बार बार बोल रहा हूं लैंडफॉर्म्स, तो अर्थ की सरफेस पर जो भी लैंडस्केप आपको नजर आता है उसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को लैंडफॉर्म कहा जाता है। और ये जो लैंडफॉर्म्स होता है ये कई सारे फोर्सेस के द्वारा ड्राइव्ड आउट होता है या फिर फॉर्म्ड होता है। जैसे हो सकता है एंडोजेनिक हो सकता है एक्सोजेनिक हो। मतलब अर्थ की सरफेस पे जो भी टोपोग्राफी आप देखते हैं, जो भी पर्टिकुलर फीचर आप देखते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी पर्टिकुलर फोर्सेस से ही फॉर्म्ड होते हैं। और उन्हीं पर्टिकुलर टोपोग्राफिकल फीचर्स को हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर नेम्ड एज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मतलब अर्थ की सरफेस पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी ओशंस है ये सब फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स है या मैक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स है। फिर उसके बाद जैसे ही हम कॉन्टिनेंट्स पे आ जाते हैं तो कॉन्टिनेंट्स पे जो माउंटेन्स देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं या फिर वैली रीजन्स देखते हैं, ऑल आर कंसिडर्ड एज मीजो लेवल लैंडफॉर्म्स या इंटरमीडिएट लेवल लैंडफॉर्म या सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। इनका फॉर्मेशन एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों के कारण होता है। और जैसे ही हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है उनका मोस्टली फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें मूविंग एयर होता है, मूविंग वाटर आता है, मूविंग आइस होती है, एज वेल एज ग्राउंड वाटर और वेव्स की भी हम बात करते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये हैं हमारे लैंडफॉर्म्स। तो अर्थ की सरफेस पे जो भी लैंडस्केप है और जो किसी न किसी फोर्सेस के कारण बना है, जिसने अर्थ की सरफेस का निर्माण किया, उसी को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? तो नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले नेचुरल फीचर्स। दूसरा, शेप्ड बाय एंडोजेनिक यानी कि इंटरनल एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये पॉइंट हमने समझा कि लैंडफॉर्म्स जो होता है वो दोनों एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा ड्राइव्ड आउट होता है। ये पॉइंट हमने समझा। अब मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या है? जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, हिल्स है। माइनर क्या है? जैसे वैलीज है, बेसिन्स है, कैनियंस है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस पे फॉर्म्ड होते हैं जो एक्चुअल में अर्थ के सरफेस का निर्माण करते हैं और उसी अर्थ के सरफेस के लैंडस्केप को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। पॉइंट समझ में आया होगा? ये जो पिक्चर है वो आपको एक
इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे यहां पर आपको माउंटेन देखने को मिल रहा और बीच में आपको प्लेन और वैली रीजन देखने को मिल रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पिक्चर ऑल्सो शोज द डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें समझ में आएगी। अब फर्दर हम लोगों ने देखा कि लैंडफॉर्म्स जो है उनको हमने काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस में डिवाइडेड है। पर उसके बाद जो मीजो लेवल लैंडफॉर्म आते हैं उसमें आते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो सबसे पहली बात करी जाती है माउंटेन्स की। तो माउंटेन आखिर होते क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कंसिडर करते हैं ये है हमारा अर्थ का सरफेस, तो इस अर्थ के सरफेस पे किसी भी पर्टिकुलर एलिवेटेड एरिया को या एलिवेटेड रीजन्स को या एक्यूमुलेटेड एरिया को माउंटेन कहा जाता है। पर बशर्त यह है कि इस पर्टिकुलर एलिवेटेड एरिया की हाइट 900 मीटर और अबव होना चाहिए, तभी इसे हम माउंटेन का नाम कहेंगे या माउंटेन का नाम देंगे। यानी कि सरफेस पर जो भी 900 या उससे ऊपर के मीटर का हाइट का लैंडफॉर्म होगा उसी को माउंटेन कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब इस माउंटेन का फॉर्मेशन, ये जो पर्टिकुलर सरफेस था, इस सरफेस पर ये जो माउंटेन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये सारी चीज समझने के पहले आप ये समझिए कि 900 मीटर और अबव एलिवेशन होना चाहिए। दूसरा, सिंगल हाईएस्ट पीक होना चाहिए, मतलब एक ही इसकी सर्वोच्च चोटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्वोच्च चोटी 1, 2 या 3 हो और हम कंफ्यूज हो कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है। मतलब हाईएस्ट पीक जो है वो डिफाइंड होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो साइड्स होनी चाहिए, साइड्स should be steep slope, मतलब जो साइड्स होनी चाहिए उनका स्लोप बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब ढलान जो है वो बिल्कुल तेज हो और एकदम खड़ी साइड्स अगर होंगी तो हम उसे माउंटेन कंसिडर करेंगे। बट एज कंपेयर टू प्लेट्यू इट्स एरिया should be smaller than plateau, तभी इसे माउंटेन कहा जाएगा। मतलब माउंटेन क्या है, एक ऐसा एरिया जिसका एलिवेशन 900 मीटर और अबव होगा। दूसरा, उसकी एक सर्वोच्च चोटी होगी। तीसरा, उसकी साइड्स जो है वो स्टीप स्लोप्ड होगी। और चौथा, उसका एरिया जो है वो कंपैरेटिवली प्लेट्यू से बहुत कम होगा, तभी ऐसे लैंड फीचर्स को हम माउंटेन्स कहेंगे। पॉइंट समझ में आया? अब ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो माउंटेन का फॉर्मेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स। किससे होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स। और ये जो रॉक्स हैं उसका एक्यूमुलेशन अर्थ की सरफेस पर हो रहा होगा ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर इन पर्टिकुलर माउंटेन्स को अलग अलग कैटेगरी के नाम में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक्यूमुलेशन है वो हुआ ड्यू टू फोल्डिंग, तो उस पर्टिकुलर माउंटेन को फोल्ड माउंटेन का नाम दिया जाएगा। हो सकता है ये जो एक्यूमुलेशन हुआ वो हुआ ड्यू टू वॉल्केनिक
इरप्शन, तो ऐसे पर्टिकुलर माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन्स कहा जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर माउंटेन्स जो है या ये जो एक्यूमुलेशन है ये अर्थ के सरफेस पर किसी भी प्रकार के अपलिफ्टमेंट होने के कारण हुआ है। अगर अपलिफ्टमेंट हुआ है तो दैट पर्टिकुलर माउंटेन शुड बी ब्लॉक माउंटेन। और ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई भी पर्टिकुलर माउंटेन जिसका फॉर्मेशन इन तीन कैटेगरी से हुआ है और बाद में ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस वही माउंटेन इरोड होता चला गया और एक रेसिड्यू रह गया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज इरोडेड माउंटेन्स। पॉइंट समझ में आया? यानी कि अर्थ के सरफेस पर माउंटेन्स जो हैं वो कई सारे कारणों से फॉर्म्ड होते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर कारणों की वजह से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। मतलब क्या हुआ, फिर से ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल के साथ साथ आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी समझा रहा हूं। फोल्ड माउंटेन्स मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से जब टकराती हैं तो उनके टकराव के कारण यहां पर एक ऐसा एक्यूमुलेशन होता हुआ चला जाता है, उसी पर्टिकुलर माउंटेन्स को हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस में सिंपली क्या होता है कि एक सरफेस पर लावा और मैग्मा इजप्ट आउट होता है जिसके कारण यहां पर एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप और डॉम शेप या एलिवेटेड शेप बन जाता है, उसी पर्टिकुलर चीज को वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। और आगे चलते हैं तो ब्लॉक माउंटेन्स में अर्थ के सरफेस पर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो अपलिफ्ट होकर ऊपर राइज अप हो जाता है जिसके कारण उसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। और आगे चलते हैं तो इन्हीं पर्टिकुलर तीनों माउंटेन्स में इरोजन होने के कारण जो ऐसे रेसिडुअल माउंटेन्स रह जाते हैं उन पर्टिकुलर रेसिडुअल माउंटेन्स या इरोडेड पार्ट को रेसिडुअल या रिलैक्ट माउंटेन कहा जाता है। जैसे इरोडेड माउंटेन का एक एग्जांपल इंडिया के राजस्थान के क्षेत्र में अरावली माउंटेन के रूप में देखा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो हो सकता है विंध्यान वाला क्षेत्र आपके दिमाग में आ रहा होगा या फिर ब्लैक फॉरेस्ट नाम के जो यूरोपियन माउंटेन्स हैं उसका भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हम वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं तो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम किलिमंजारो है वो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा। और अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के ताज कहे जाने वाले हिमालय माउंटेन जो है उनका निर्माण फोल्डिंग ऑफ रॉक्स के कारण ही हुआ है। पॉइंट समझ में आया? तो अर्थ के सरफेस पे जो मीजो लेवल लैंडफॉर्म या सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में जो पहला माउंटेन है उसको भी हमने समझा और उसके टाइप्स को भी हमने यहां पर देखा। छोटी छोटी स्लाइड्स के रूप में उसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन की अगर बात की जाए तो ये होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो क्रस्ट में कंप्रेशन के कारण फॉर्म्ड होते हैं, पर अगर हम वही बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स तो अर्थ की सरफेस पे जो फॉल्टिंग होती है उसके कारण इनका फॉर्मेशन होता है। और अगर वॉल्केनिक इरप्शंस वाले माउंटेन्स की बात करते हैं तो लावा के एक्यूमुलेशन से इनका निर्माण होता है। इसी के साथ साथ रेसिडुअल माउंटेन्स की बात की जाए तो जो भी इरोजन के बाद रिमेनेंट बन जाता है ऐसे पर्टिकुलर माउंटेन को माउंटेन ऑफ डिन्यूडेशन या फिर रिलैक्ट माउंटेन या फिर इरोडेड और रेसिडुअल माउंटेन का नाम दिया जाता है। बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शब्द बहुत बार सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है, जैसे रिलैक्ट माउंटेन। कौन सा माउंटेन? रिलैक्ट माउंटेन या फिर माउंटेन ऑफ डिन्यूडेशन, माउंटेन ऑफ डिन्यूडेशन। तो डिन्यूडेशन माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज या इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इरोडेड माउंटेन। पॉइंट समझ में आया? तो ये है कुछ कैटेगरीज ऑफ माउंटेन्स या फिर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जो अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के एक्ट होने के कारण फॉर्म्ड होते हुए नजर आते हैं। क्लियर?
बच्चों अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, और अगर कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, वहां आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग में मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है? फोल्ड माउंटेन, मतलब जब कभी भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से टकराती है तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन फीचर्स भी फॉर्म्ड होते हैं, मतलब ये अगर सरफेस था तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर जैसे जैसे ये फोल्डिंग होना शुरू हुई तो एलिवेटेड एरिया इज नोन एज एंटीक्लाइन और डी एलिवेटेड एरिया, डिप्रेस्ड एरिया इज नोन एज सिनक्लाइन। और सिनक्लाइन जो होती है वो हमेशा वैली का फॉर्मेशन करती है, और एंटीक्लाइंस जो होती है वो हमेशा माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो फोल्डिंग जो है उसमें दोनों चीजें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है आर्क शेप रेंजेस का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल है हिमालय एशिया का, या एंडीज साउथ अमेरिका का, या रॉकीज नॉर्थ अमेरिका का, या एल्प्स यूरोप का, या फिर एटलस अफ्रीका का, या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, जिनका निर्माण अर्थ की सरफेस के क्रिस्टल फोल्डिंग के कारण होता है, जो एक एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न की गई प्रोसेस भी है। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन्स, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अगर हो सकता है फॉल्टिंग हुई होगी, यहां पर फॉल्टिंग हुई होगी जिसके कारण ये जमीन जो है वो नीचे धस गई और ब्लॉक ऑफ रॉक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक चट्टानों का एक टुकड़ा है, एक ब्लॉक है जो यहां पर सिंपली रख दिया गया है। ऐसे ही माउंटेन्स को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। बच्चों एक और पॉइंट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए वो ये है कि अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, कौन से माउंटेन्स? फोल्ड, और इसके कंपेयर ब्लॉक की बात करते हैं तो ज्यादा स्टेबल जो है ब्लॉक माउंटेन्स होता है एज कंपेयर टू फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स जो है वो अनइवन फोल्डिंग ऑफ रॉक्स के कारण फॉर्म्ड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, जहां पर लैंडस्लाइड्स जैसी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। पर अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग ड्यू टू टेंशन फोर्सेस। दूसरा अपलिफ्टमेंट ब्लॉक जो होते हैं उसे रोस्ट कहा जाता है, जो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट जो है वो आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जरूर है। उसके बाद लिखा हुआ है डिप्रेस्ड ब्लॉक जो होता है वो ग्रेबन्स का फॉर्मेशन करता है, जिन्हें हम रिफ्ट वैलीज कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर ये नॉर्मल सरफेस था, ये दो फॉल्ट थे, और ये वाला रीजन जो है वो अपलिफ्ट होके ऊपर गया, ये वाला रीजन भी अपलिफ्ट होके नीचे ऊपर गया, और ये रीजन जो नीचे आ गया डाउनवर्ड मूव कर गया, तो यहां पर जो एक डिप्रेस्ड एरिया बन रहा है, इस डिप्रेस्ड एरिया को वैली नाम दिया जाएगा, और वैली के साथ साथ इसी को एक और नाम से डिनोट किया गया, दैट इज ग्रेबन्स। तो ग्रेबन्स का मतलब वैलीज होती है और रोस्ट का मतलब माउंटेन्स या अपलिफ्टेड एरिया होता है। ये दोनों शब्द जो है वो आप लोगों को याद रखना है, और ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू फॉल्टिंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बाद एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो ब्लैक फॉरेस्ट जो यूरोपियन रीजन्स में लाई करते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन का एक अच्छा एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स। हमने समझ लिया कि अर्थ के सरफेस पे जब कभी भी इरप्शन होगा और इस इरप्शन से निकलने वाला लावा और मैग्मा जैसे ही डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से जो कॉनिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो अर्थ की सरफेस से लगभग 900 मीटर और अबव की हाइट गेन कर लेगा, तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को माउंटेन का नाम दिया जाएगा। जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका का क्या है? किलिमंजारो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा माउंट फुजी जापान का, या फिर मोना लोआ हवाई का,
मोना लोआ तो अपने आप में एक एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन भी है, हवाईयन आइलैंड पर सिचुएटेड है। तो ये भी कई बार वॉल्केनो में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म्ड बाय इरप्टेड लावा कूलिंग ऑन द सरफेस, यानी कि इरप्टेड लावा के कूलिंग होकर डिपोजिशन होने के बाद फॉर्म्ड होता है। इसके जो टाइप है वो सिंडरकोन हो सकता है, शील्ड हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। सिंडरकोन का मतलब ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, शील्ड का मतलब कुछ ऐसा डॉम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, और कंपोजिट जो है उसमें ऐसे सिंडरकोन जो है वो एक के बाद एक सीरीज बनते चले जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जिसमें सीरीज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं जो एडजेसेंट एक दूसरे के अगल बगल में होते चले जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और है जिसे हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन वो माउंटेन होता है जो अर्थ की सरफेस पे इरोजन होने के कारण फॉर्म्ड होता है। अब इरोजन हुआ तो गारंटेड है दो तीन चीजें यहां पर जरूर होगी। क्या? इरोजन होने के कारण देखिए, अब जैसे ही इरोजन हुआ तो इसमें क्या होगा? अपर सरफेस रिमूव्ड होगा। अपर सरफेस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब अपर सरफेस अगर रिमूव हो गया तो ये जो पर्टिकुलर लैंड जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? डीन्यूड हो जाएगा। इस वजह से इस पर्टिकुलर माउंटेन को माउंटेन ऑफ डीन्यूडेशन भी कहा जाता है। और जो भी पर्टिकुलर माउंटेन अब यहां पर बच गया मतलब क्या हो गया? रेसिड्यू। इस वजह से इसके दो और नाम आ जाते हैं कि इरोडेड माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन या फिर माउंटेन ऑफ डिन्यूडेशन। और इसी के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है जो सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा जाता है, जिसे रिलेक्ट माउंटेन भी कहते हैं। एक ऐसा माउंटेन जो इरोजन के कारण फॉर्म्ड हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये याद रखना है कि इरोजन करता कौन है? तो इरोजन होता है ड्यू टू विंड, वाटर या फिर फिजिकल फैक्टर्स। पॉइंट समझ में आया? तो ये वो रीजन है जिसके कारण कोई भी पर्टिकुलर माउंटेन इरोड हो जाता है और समय के साथ उसका रेसिड्यू वहां पर बच जाता है, टूटा फूटा रेसिड्यू बच जाता है। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर माउंटेन इज नोन एज रेसिडुअल माउंटेन, जिसके कई सारे नाम है, जैसे रिलेक्ट माउंटेन, माउंटेन ऑफ डिन्यूडेशन और इरोडेड माउंटेन, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज अरावली या फिर नीलगिरी या फिर पारसनाथ। अरावली की बात करें तो ये इंडिया के राजस्थान में है। नीलगिरी की बात करें तो ये तमिलनाडु केरला की बॉर्डर पर है। पारसनाथ की बात करें तो ये झारखंड में है बच्चों। राजमहल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। इस वजह से इनके एग्जाम्पल्स भी आप याद रख सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? यानी कि हमने माउंटेन्स डिस्कस किए। सबसे पहले तो हमने लैंडफॉर्म डिस्कस किए, लैंडफॉर्म्स की कैटेगरीज डिस्कस की। उसके बाद हमने माउंटेन डिस्कस किए, माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस की। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन हमने देखे। अब हम समझते हैं कि वास्तविकता में ये जो पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है इसका कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? ये सोर्स ऑफ रिवर होते हैं, इसी के साथ साथ ये इकोनॉमिकली रिच मिनरल सोर्स भी होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। उसके बाद ये कई सारी नदियों को जन्म देते हैं। इस वजह से इन नदियों के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद ये दे आर द फ्रेश वाटर सोर्स, क्योंकि इन पर बहुत सारे ग्लेशियर्स डिपॉजिट्स होते हैं एंड ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसके बाद टूरिज्म और क्लाइमेट रेगुलेशंस को भी ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं उनकी खूबसूरती टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। और उसके अलावा माउंटेन्स जो होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं
कि हमारे वेस्टर्न रीजन्स जो है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पाए जाने वाले रीजन्स मैरीन क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी कंट्रोल करते हैं, ऐसा यहां पर इंपॉर्टेंस में बताया गया है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट लैंडफॉर्म पे। दोस्तों, लैंडफॉर्म्स में एक दूसरा लैंडफॉर्म आता है जिसका नाम है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या है? एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? डॉम लाइक स्ट्रक्चर। डॉम लाइक स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब कुछ, अगर ये हमारा सरफेस है तो सरफेस पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही प्लेट्यू कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? अब इस डायग्राम को देखकर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नजर आ जाएगी। मतलब लार्ज एरिया विथ फ्लैट टॉप, more than 2 highest peaks। उसके अलावा जेंटल स्लोप साइड्स। ये देखिए, आया पॉइंट समझ में? मतलब प्लेट्यूज वो एरियाज होते हैं जिनका एलिवेशन कंपैरेटिवली कम होता है पर एरिया बहुत ज्यादा होता है। टॉप जो होता है वो सामान्यतः फ्लैट होता है, जिसकी वजह से उस पे 2 या 2 से अधिक हाईएस्ट पॉइंट हो सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्लेट्यू कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो अगर कहीं गलती से एक ऐसा क्वेश्चन पुट हो जाए कि माउंटेन्स और प्लेट्यू में क्या डिफरेंसेस है, कंपैरेटिवली उसके ऑप्शंस जो हैं वो अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप अब उसे कंपेयर कर पाएंगे। अब जैसे हम लोगों ने माउंटेन्स के टाइप देखे, ऐसे ही प्लेट्यूज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, क्योंकि ये लैंडफॉर्म्स जो है वो एक या एक से अधिक फोर्सेस के एक्ट होने के कारण फॉर्म्ड होते हैं। इस वजह से इन पर्टिकुलर प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू वेरियस फोर्सेस, और उसी आधार पर इनके बहुत सारे टाइप्स भी बन जाते हैं। अब वो क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है इंटर माउंटेन, दूसरा पेड माउंट, तीसरा वॉल्केनिक, चौथा कॉन्टिनेंटल या फिर इरोडेड और रेसिडुअल, जैसा कि सेम माउंटेन में भी था। अब सबसे पहली बात करते हैं इंटर माउंटेन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इन बिटवीन माउंटेन। पॉइंट समझ में आया? पिड माउंट की अगर बात करें तो एट द फुट ऑफ माउंटेन। वॉल्केनिक की अगर बात करें तो ड्यू टू लावा एक्यूमुलेशन। और कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो डॉम शेप्ड लैंड सरफेस। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हुआ? मतलब सबसे पहला इंटर माउंटेन प्लेट्यू। देखना डायग्रामेटिकली, आप ध्यान से देखना। अगर हम कुछ इस प्रकार का माउंटेन बना लेते हैं और बीच में एक ऐसा डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर और फिर से एक ऐसा माउंटेन बन जाता है, यानी कि प्लेट्यू, और बीच में मतलब साइड में माउंटेन्स। ये देखिए माउंटेन। तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है।
एग्जाम्पल के हिसाब से समझना आप, अगर आप इंडिया कंपेयर कर पा रहे हैं बच्चों और ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के इस साइड आपको अरावली देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में आपको विंध्याचल देखने को मिलेगा। और अरावली और विंध्याचल के बीच में यहां पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। तो देखो, दो या दो से अधिक माउंटेन्स के बीच में पाए जाने वाले प्लेट्यू को इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। सिमिलरली अगर आप ये हिमालय कंसिडर कर लीजिए और ऊपर कुनलुन माउंटेन है, तो बीच में एक और प्लेट्यू है जिसका नाम है तिब्बतियन प्लेट्यू। तो ऐसे पर्टिकुलर माउंटेन को इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हो रहा है? इसी के साथ साथ दूसरा आ जाता है एट द फुट, यानी कि यहां पर तो आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, पर इस माउंटेन के किनारे यहां पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और इस प्लेट्यू की नेक्स्ट साइड जो है, या तो वो लैंड होगा या फिर वो वाटर बॉडीज होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेट्यू को पिड माउंट प्लेट्यू कहा जाएगा। अब इसके बाद मुझे लगता नहीं यही बताने की जरूरत है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन मतलब फ्लैट सरफेस पर किसी वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण एक डॉम शेप्ड का फॉर्मेशन हो जाए, उस पर्टिकुलर डॉम शेप्ड को वॉल्केनिक प्लेट्यू कह देंगे। और ये तीनों फैक्टर नहीं रहे, बट फिर भी सरफेस जो है वो कुछ ऐसा आपको रोलिंग एलिवेटेड डॉम शेप्ड का नजर आ जाए, तो दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। पॉइंट समझ में आया? तो ये है टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। अब कंटेंट देखते हैं, उसी के साथ उनके एग्जांपल्स भी हम यहां स्लाइड्स में देखेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, सबसे पहला आता है इंटर माउंटेन्स, मतलब बिटवीन दी माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल तिब्बतियन प्लेट्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कुनलुन और हिमालय के मध्य में स्थित है। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद लिखा हुआ है पिडमाउंट प्लेट्यू, मतलब एट द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स के पैरों पर पाए जाने वाले प्लेट्यू को पिडमाउंट प्लेट्यू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मालवा प्लेट्यू। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू की बात की जाए तो कोई भी अपलिफ्टमेंट कॉन्टिनेंट रीजन जो होता है, अपलिफ्टेड लैंडमास जो होता है, उसी पर्टिकुलर प्लेट्यू को कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू या महाराष्ट्र का प्लेट्यू जो अपने आप में एक डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट, वॉल्केनिक प्लेट्यू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लावा, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू जो है उसका मोस्टली फॉर्मेशन डेक्कन ट्रैप्स रॉक्स के द्वारा हुआ, जो वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान फॉर्म्ड हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉल्केनिक प्लेट्यू। लास्ट वन, डेस्केटेड प्लेट्यू, मतलब ऐसा प्लेट्यू जो इरोड होकर बचा कुचर रह गया हो। फॉर एग्जाम्पल मध्य भारत का प्लेट्यू जो है, या कैटस्किल माउंटेन्स जो है, उन्हें भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सभी प्लेट्यूज के हमने डायग्राम भी देखे और इसके एग्जांपल्स भी देखे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का प्लेट्यू है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आता है हमारा थर्ड, जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि प्लेन्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेन्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब वास्तविकता में प्लेन होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। यानी कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है। क्या है? अर्थ का सरफेस। और इसी पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस पर एक ऐसा एरिया या रीजन बन जाए जिसका whose highest and lowest point should same।
अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट जो है अगर वो सेम हो जाए तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्लेन कहा जा सकता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर सरफेस आपको देखने को मिल रही है, इस सरफेस का हाईएस्ट पॉइंट भी मैं मार्क नहीं कर सकता और लोवेस्ट पॉइंट भी मैं मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही पर्टिकुलर लेवल पर है। तो ऐसे पर्टिकुलर रीजन को ही प्लेन कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आया? मतलब प्लेन एरियाज आर दोज जेंटली स्लोप्ड रोलिंग सर्फेसेस whose highest point as well as lowest point is same। पॉइंट समझ में आया? अब ये जो पर्टिकुलर प्लेन्स हैं, क्या इनका फॉर्मेशन तीन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला इरोजन, दूसरा डिपोजिशन एंड तीसरा कॉन्टिनेंटल या स्ट्रक्चरल। मतलब इरोजन का तो आपको समझ में आया कि कोई भी पर्टिकुलर एलिवेटेड एरिया था, मान लीजिए ऐसा कुछ एलिवेटेड एरिया था जिसका समय के साथ इरोजन हुआ और बाद में ये ऐसा जेंटली स्लोप्ड रीजन बन गया, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम प्लेन कह देंगे। दूसरा डिपोजिशन, अगर कोई हो सकता है डी एलिवेटेड या डिप्रेस्ड एरिया था और इस डिप्रेस्ड एरिया में समय अनुसार कुछ चीजें इरोड होके आई जिसके कारण ये डिपॉजिट हो गया और कन्वर्ट हो गया इनटू, ये देखिए, प्लेन्स। तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी हम डिपोजिशनल प्लेन कहेंगे। और पहले से ही अगर कोई कॉन्टिनेंटल रीजन्स बिल्कुल फ्लैट था, उसमें ना तो इरोजन हुआ ना डिपोजिशन हुआ, तो ऐसे पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल रीजन्स को कॉन्टिनेंटल प्लेन्स या स्ट्रक्चरल प्लेन की कैटेगरी में रखा जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो प्लेन्स जो होते हैं वो रोलिंग सरफेसेस होती हैं जिनका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट सेम होता है। जो जेंटली रोलिंग सरफेसेस होती हैं या जेंटल स्लोप्ड एरियाज होते हैं जिनके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जिनके फॉर्मेशन के पीछे तीन मेजर कारण है। एक होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन और तीसरा होता है कि वो स्ट्रक्चरली ही पहले से प्लेन हो जाए। पॉइंट समझ में आया? अब इसके अलावा प्लेन्स जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स फॉर्म्ड करते हैं, उसके आधार पर कई सारे प्लेन्स को कई सारे नाम दिए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ूंगा और आप लोग उसे याद रखेंगे। पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्लेन्स जो होते हैं वो लो लाइंग एरियाज होते हैं जिनका फॉर्मेशन डिपोजिशन से भी होता है या फिर इरोजन के माध्यम से भी हो सकता है। बेसिकली अर्थ की सरफेस का 1/3 सरफेस जो है वो प्लेन्स ने ऑक्यूपाई किया है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स इरोजनल, डिपोजिशनल और स्ट्रक्चरल। इरोजनल वो जो इरोजन की प्रक्रिया से फॉर्म्ड हुए हो, डिपोजिशनल वो जो डिपोजिशन की प्रक्रिया से फॉर्म्ड हुए हो, और स्ट्रक्चरल और कॉन्टिनेंटल वो जो अर्थ की सरफेस पे पहले से प्रेजेंट थे जिसमें ना तो इरोजन हुआ और ना ही किसी भी प्रकार का डिपोजिशन फॉर्म्ड हुआ। वो तो पहले से ही स्ट्रक्चरली प्लेन था, इस वजह से उसे कॉन्टिनेंटल या स्ट्रक्चरल प्लेन का नाम दिया गया। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? चलिए तो एक एक करके टाइप और उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इरोजनल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स और हाईलैंड्स। पॉइंट समझ में आया? मतलब कोई भी एलिवेटेड एरिया था, उस एलिवेटेड एरिया का एक्सोजेनिक फैक्टर्स के कारण इरोजन हुआ और बाद में वो जेंटली स्लोप्ड फ्लैट सरफेस में तब्दील हो गया, तो हम उसे इरोडेड प्लेन्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? मतलब ये नियरली लेवल्ड सरफेस फॉर्म्ड हो जाता है बाय डिन्यूडेशन। ये शब्द अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज ऑफ लैंडफॉर्म साइकिल और ये शेप्ड होता है किन किन फैक्टर्स के कारण? रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है और रेनफॉल हो सकता है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा था कि
प्लेन्स जो हैं जिन फैक्टर्स के कारण फॉर्म्ड होता है उस आधार पर उसे कई सारे नाम दिए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पैनी प्लेन्स, ये वाटर के इरोजन और विंड के इरोजन के कारण फॉर्म्ड होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिया हुआ है लोलैंड्स ऑफ कनाडा विजुअल्स। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट आता है डिपोजिशनल प्लेन्स, वो प्लेन्स जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के द्वारा फॉर्म्ड हुए हैं, जो अगेन या तो रिवर्स लाए होंगे या ग्लेशियर्स लाए होंगे या विंड लाए होंगे या फिर सी वेव्स भी हो सकते हो। ये जो पर्टिकुलर प्लेन्स हैं ये भी फ्लैट होते हैं, फर्टाइल होते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अब डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन रीजन्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज पॉपुलेशन सेटलमेंट और उसके अलावा एनिमल रेयरिंग के लिए। इस वजह से प्लेन एरियाज जो हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं फॉर द पॉपुलेशन सेटलमेंट। इस वजह से वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद फाउंड इन रिवर वैलीज एंड बेसिन्स, मतलब डिपोजिशनल प्लेन्स जो है वो मुख्यतः नदियों के किनारे या नदियों के बेसिन्स में या रिवर वैलीज में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के डिपोजिशन से ही डिपोजिशनल प्लेन्स का निर्माण होता है। तो नदी से दूर तो ये मिलेंगे ही नहीं ना, पॉइंट तो यहीं पर क्लियर हो रहा है। उसके बाद बिल्ट बाय लेयर ऑफ एलुवियम एंड अदर सेडिमेंट्स, नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को एलुवियम कहते हैं। इस वजह से डिपोजिशनल प्लेन्स मोस्टली एलुवियम्स के बनते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब मैंने अभी आपको बताया था ड्यू टू फैक्टर्स और एजेंट्स, क्लियर, प्लेन्स को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। बच्चों आप लोगों को याद रखना है एलुवियल प्लेन्स जो रिवर के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लुकस्ट्राइन प्लेन्स जो लेक में डिपॉजिट्स होने के कारण फॉर्म्ड होते हैं, जो ग्लेशियर्स और रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से माउंटेन्स के एलिवेटेड एरियाज पे फॉर्म्ड होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के करेवास का आपने नाम सुना होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट के इंफाल बेसिन का आपने नाम सुना होगा। ये लुकस्ट्राइन प्लेन के एग्जाम्पल हैं जो सेफ्रॉन की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं या फिर सुटेबल भी है, ऐसा कह सकते हैं। ग्लेशियल प्लेन्स जो ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से फॉर्म्ड होते हैं, जिन्हें टिल प्लेन्स भी कहा जाता है। उसके बाद लोएस्ट प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो विंड के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से होते हैं, इन्हें लोएस्ट प्लेन्स कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लुकस्ट्राइन प्लेन्स और लोएस्ट प्लेन्स आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने ये समझा कि डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं और इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं और इनके द्वारा फॉर्म्ड किए गए प्लेन्स को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके बाद लास्ट वन होते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन बेसिकली क्या है? फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट एंड सबसिस्टेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट विदाउट मेजर इरोजन एंड डिपोजिशन, मतलब अर्थ के क्रस्ट के अपलिफ्टमेंट या सबसिस्टेंस से ही फॉर्म्ड हो जाता है। मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर जो फ्लैट सरफेस में तब्दील हो जाए उसी को स्ट्रक्चरल प्लेन कहते हैं। यहां पर कोई ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से इसे स्ट्रक्चरल या कॉन्टिनेंटल प्लेन का नाम दिया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दे आर फ्लैट जेंटली एंड अल्टरनेटिंग सरफेस। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड स्लाइटली टिल्टेड रॉक लेयर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट साइबेरियन प्लेन या फिर टिल प्लेन्स बाय ग्लेशियर या फिर लावा प्लेन्स जो ह्यूज लावा के डिपोजिशन से सालों पहले बन चुके होंगे, या लुकस्ट्राइन प्लेन्स जो कोई लेक बेड होगा उसमें चीजों का डिपोजिशन हो गया और बाद में वो पूरा का पूरा लेक प्लेन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डिपोजिशन या स्ट्रक्चरल प्लेन्स के एग्जांपल हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस हिसाब से हमारे मीजो लेवल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट होते हैं, जिन्हें हम माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज में रखते हैं या इन तीनों की कैटेगरी में मेजरली रखते हैं।
पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके बाद लास्ट में हमारे बचते हैं माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म या फिर लैंडफॉर्म बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे कि मूविंग एयर, विंड, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एज वेल एज वेव्स एंड करंट्स। आया पॉइंट समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म और लैंडफॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, यहां पर प्लेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दिया है कि ये फर्टाइल होते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और अर्बन ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ट्रेड इसका बेसिक फीचर है। इंडस्ट्रियल एंड कल्चर सेंटर भी यहां पर इमेज आउट होते हैं, क्योंकि जहां ज्यादा पॉपुलेशन, जहां ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी, वहीं पर इंडस्ट्रियल और कल्चरल डेवलप्ड भी होगा। और फार्म लैंड होती है और सिटी ऑन प्लेन्स डेवलपमेंट होता है, मतलब मेजरली जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वो प्लेन एरियाज या उसके आसपास ही सेटल डाउन होने की कोशिश करती है कि हर चीज इजीली एक्सेसिबल होती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी सुटेबली ऑकर होता हुआ नजर आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। बच्चों यहां पर बात की जा रही है अब थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। इन्हें माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म भी कहा जाता है या फिर स्मॉल लैंडफॉर्म भी कहते हैं। अब थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म या माइक्रो लैंडफॉर्म या स्मॉल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो तीनों एक ही चीज है, जिनका फॉर्मेशन मोस्टली होता है ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा। किनके द्वारा? एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा। और इन एक्सोजेनिक फोर्सेस में मुख्यतः 5 फोर्स है या 5 एजेंट हैं जो ये काम करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लस ये जो थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं ये 2 कैटेगरी के होते हैं या फिर इनको 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। सबसे पहला इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल। मतलब थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है उन्हें मोस्टली 2 कैटेगरीज में रखा जाएगा, या तो वो इरोजनल होगा या फिर वो डिपोजिशनल होगा। और इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो है वो 5 एजेंट्स के द्वारा बन रहा होगा। और वो जो 5 पर्टिकुलर एजेंट्स हैं या 5 एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, उसमें एयर आता है, उसमें वाटर आता है, उसमें आइस आता है, उसमें वेव्स आती हैं और उसमें ग्राउंड वाटर आता है। आया पॉइंट समझ में? तो माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म या थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म या स्मॉल लैंडफॉर्म्स क्या है? इरोजनल और डिपोजिशनल की कैटेगरी में रखे जाते हैं और उनको कॉज करने वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर कुछ एक्सोजेनिक एजेंट्स कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लैंडफॉर्म बाय विंड। लैंडफॉर्म बाय विंड, क्लियर? अब सबसे पहला डाउट तो यहां पर यह क्रिएट होता है कि वास्तविकता में विंड जो है वो लैंडफॉर्म फॉर्म्ड करती क्यों है, या फिर विंड के द्वारा कैसे लैंड फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो विंड का मतलब होता है बच्चों मूविंग एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब कभी भी एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी मूव करते हैं, और ये सेडिमेंट्स जब किसी और सरफेस से टकराते हैं तो वो एब्रेशन क्रिएट करते हैं, मतलब घर्षण, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और उसे फ्रिक्शन के कारण सामने वाली सरफेस विद द टाइम धीरे 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 इरोड होती चली जाती है।
इसी के साथ साथ जब उन्होंने एक प्लेस पर इरोजन किया तो गारंटेड है वो दूसरी प्लेस पे उन इरोडेड पार्टिकल को डिपॉजिट करेंगे ही करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब कभी भी गर्मियों में तेज आंधी तूफान वाली हवाएं चलती हैं तो हमारे घरों में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण, इवन मिट्टी के कण आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर की चीजें उड़कर बाहर जाकर कहीं डिपॉजिट हो जाती है। तो देखो, एक केस में इरोड होकर डिपॉजिशन हो रहा है और एक केस में डिपॉजिट होकर इरोजन हो रहा है। पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो ऐसे विंड जो है वो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान दो कि यहां पर कोई पर्टिकुलर एक एलिवेटेड एरिया है और यहां पर कोई डिप्रेस्ड एरिया है। ये ध्यान से देखिए। अब यहां विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है तो उसके साथ एयर भी ब्लो कर रही होगी, प्लस कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स भी ब्लो कर रहे होंगे। और जब वो सेडिमेंट इस हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो यहां पर वो एब्रेशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एब्रेशन मतलब रगड़ाना, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से रगड़ाना, जिसके कारण सरफेस के साथ फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करना और उसी फ्रिक्शन के कारण उस सरफेस को ब्रेक डाउन कर देना। तो एब्रेशन जो है उसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा और ये फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इरोजन प्लस वेदरिंग। आया पॉइंट समझ में? और जब इसका इरोजन हुआ तो वो इरोडेड छोटे 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 पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होके यहां पर आए और यहां पर डिपॉजिट हो गए और डिपॉजिट होके यहां पर डिपोजिशनल प्लेन बना या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और यहां पर क्या बना? इरोजनल। आया पॉइंट समझ में? तो विंड जो है उसके द्वारा भी बहुत सारे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। वो इरोजनल भी हो सकता है और वो डिपोजिशनल भी हो सकता है। और विंड लैंडफॉर्म फॉर्म कर ही क्यों रही है? क्योंकि विंड के साथ साथ बहुत सारे इरोडिंग एजेंट होते हैं जिसके कारण वो सामने वाले सरफेस पे फ्रिक्शन क्रिएट करती है या एब्रेशन की प्रक्रिया से इरोड कर देती है। पॉइंट समझ में आया? इस हिसाब से इसके दो कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्म्ड होते हैं, इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड। उससे पहले थोड़ा कुछ फैक्ट अगर यहां पर लिखा हो तो वो हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है लैंडफॉर्म मेड बाय विंड, यानी कि विंड एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। जियोमॉर्फिक वर्ड जो है वो हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात की थी। ऐसी प्रोसेस जो अर्थ की सरफेस यानी कि जियो को मॉर्फाइज्ड कर दे, मतलब चेंज कर दे या चेंज करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस को जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहा जाता है। इस वजह से विंड एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। विंड एक्ट करता है स्ट्रांगली इन एरिड रीजन, मतलब जो सूखे एरियाज होते हैं जहां पर हवा के साथ छोटे छोटे रेत के कण या सेडिमेंट्स उड़ सकते हैं, वहां पर ये मोस्टली परफॉर्म करता है अपना इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हवा जो है वो वास्तविकता में लैंडफॉर्म फॉर्म कर कैसे रही है, क्योंकि उसके पास इरोडिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम प्रोसेस ऑफ इरोजन कहते हैं। कैसे? सबसे पहले वो जिस जगह पर टकराती है वहां पर डिफ्लेक्शन करती है, मतलब चीजों को डिफ्लैट कर देती है कि फ्लैट नहीं रह जाती। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा या डिप्रेशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? ड्यू टू रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है, यहां पर एयर प्रेशर अगर मारा जाए तो यहां पर लूज बाउंडेड पार्टिकल्स जो होंगे वो निकल के साइड में चले जाएंगे, तो यहां एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। या किसी भी सरफेस पे आप एयर प्रेशर मारते हैं तो धूल निकल के चली जाती है, तो वहां पर एक डी फ्लैट जगह बन जाती है जो फ्लैट नहीं रह जाती बाद में, उसी को डिफ्लेटेड सरफेस कहा गया, जहां पर फाइन पार्टिकल रिमूव हो गया। उसके बाद वहां एब्रेशन हुआ, क्योंकि बहुत सारे सैंड जो है वो ब्लास्ट आउट हुए, जिसके कारण वहां पर घर्षण हुआ और उसकी वजह से इफेक्ट रॉक्स जो है वो इफेक्टेड हुए। नेक्स्ट, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि पार्टिकल्स टूट टूट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए।
तीसरा, एट्रिशन हुआ कि विंड ब्लोन्स हुई सैंड पार्टिकल्स और ग्राइंड होती है ईच अदर एंड डाउन, वो एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के कारण ग्राइंडिंग करने का काम करती है और दोनों टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके कारण विंड जो है वो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। अब वो कौन कौन से लैंडफॉर्म है जो विंड के द्वारा फॉर्म्ड हो रहे हैं वो भी हम यहां पर ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला, डिफ्लेशन होलो, मतलब ये कोई पर्टिकुलर माउंटेन है, ये माउंटेन यहां पर विंड ब्लो करके इस दिशा में आ रही है, तो विंड के टकराव के कारण इस माउंटेन पर कुछ ऐसा डीप फ्लैट रीजन बन गया, ये विंड के एक्शन के कारण। तो ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन है इसे हम डिफ्लेशन होलो कहेंगे, मतलब ब्लो आउट फॉर्म ड्यू टू द रिमूवल ऑफ फाइन मटेरियल। बाद में ये डिफ्लेशन होलो और डीपन हो गया तो ये केव में तब्दील हो गया। देखो ध्यान से, ये केव में तब्दील हो गया, तो ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स को हम केव का नाम दे देंगे कि जहां पर डिफ्लेशन होलो था वो एनलार्ज हो गया और साइज में थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद यार्डांग्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर माउंटेन्स पर इरोजन हो और इरोजन कुछ इस प्रकार से हो और एक ऐसा रीजन फॉर्म्ड हो जाए और हवा की दिशा जो हो वो ये हो, तो ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स को यार्डांग्स कहा जाता है, मतलब हवा की दिशा में बनने वाली रीजन्स। फॉर एग्जांपल, हवा की दिशा ये है और ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो इरोड हो गया पर ये बच गया, फिर ये इरोड हो गया, ये बच गया, फिर ये इरोड हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस स्ट्रक्चर को यार्डांग कहेंगे। मतलब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, स्ट्रीमलाइंड रिजेस, रिजेस का मतलब होता है एलिवेटेड एरियाज जो अलाइंड हो विद द डायरेक्शन ऑफ विंड, ऐसे पर्टिकुलर चीजों को यार्डांग कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार्डांग क्या होता है, ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, ड्यू टू विंड फॉर्म होता है। पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट, ज़ेगॉन लिखा हुआ है टेबुलर रॉक स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेटिवली हार्ड एंड सॉफ्ट सरफेस होती है। मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक माउंटेन है तो ऊपर आपको थोड़ा सा फ्लैट सरफेस देखने को मिल रहा है, टेबल रॉक सरफेस, पर उसके बाद वापस यहां पर एक दूसरी रॉक की लेयर है, फिर एक दूसरी रॉक, फिर यहां पर एक दूसरी रॉक्स की लेयर है। तो अल्टरनेटिवली हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट या फिर हार्ड और सॉफ्ट, ऐसी पर्टिकुलर लेयर्स के द्वारा कोई भी स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे ज़ेगॉन कहते हैं। ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है जिसमें फ्लैट सरफेस जो होती है वो टॉप पर होती है और नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो अल्टरनेटिवली सॉफ्ट और हार्ड रॉक से बना हुआ होता है। पॉइंट समझ में आया। ये है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड जो इरोजनल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं, उनको भी हम ध्यान से देखेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले रिपल्स आते हैं, मतलब जो इरोजन होता है उसके द्वारा जो डिपोजिशनल फीचर हुआ उस डिपोजिशनल फीचर से कई बार वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमेशा डेजर्ट में सैंडी एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये प्लेन सरफेस ना होते हुए कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को रिपल्स कहेंगे। ये हमेशा कहां फॉर्म्ड होता है, जहां पर एयर कुछ इस प्रकार से चलती है, मोस्टली इन डेजर्ट्स और सैंडी रीजन्स। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पर लिखा हुआ है वेव लाइक सैंड रीजेस जो राइट एंगल्स होती है विंड के, तो देखो विंड की डायरेक्शन और उसके ऊपर राइट एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, लोएस, ये वापस याद रखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कभी भी विंड के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, विंड के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू
डिपोजिशन, तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ऐसे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर को लोएस्ट प्लेन कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो लोएस्ट क्या है? विंड के द्वारा इरोड किए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं उसे लोएस्ट कहते हैं। देखो, फाइन सिल्ट डिपॉजिट्स ऑफ विंड ब्लोन मटेरियल को लोएस्ट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यून्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी सैंड जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है, कहां पर? डेजर्ट एरियाज में, उन्हें ड्यून्स का नाम दिया जाता है, जो बहुत सारे टाइप्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंड का मूविंग डायरेक्शन यही है। क्या है? दिस इज द मूविंग डायरेक्शन ऑफ विंड। इसके साथ साथ जब विंड का मूविंग डायरेक्शन ये है, तो विंड के मूविंग डायरेक्शन के साथ साथ अगर डिपोजिशन कुछ सैंड का इस प्रकार से हो, तो हम इसे बार्कन्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बार्कन्स या ड्यून्स का नाम देते हैं। फिर जब कभी भी डिपोजिशन जो है वो कुछ इस प्रकार का हो, मतलब सिर्फ एक ही हैंड एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है, तो हम उसे सिर्फ का नाम देते हैं। और जब कभी भी डिपोजिशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो, तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और जब कभी भी विंड का मूविंग डायरेक्शन ये है और डिपोजिशंस जो है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर डिपोजिशंस को हम ट्रांसवर्स ड्यून्स का नाम देते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये कुछ पर्टिकुलर ड्यून्स हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप थोड़ा सा गूगल आउट करके ये इमेज जरूर देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यून्स जो हैं वो क्या होते हैं। विंड के द्वारा फॉर्म्ड गए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम ड्यून्स कहते हैं, या जिन्हें हम बार्कन्स कहते हैं, या सिर्फ कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ट्रांसफर ड्यून्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्रिसेंट शेप ड्यून्स विथ हॉर्न्स डाउन विंड, मतलब विंड की अपोजिट डायरेक्शन में। सिर्फ जो होते हैं वो लीनियर ड्यून्स होते हैं, मतलब उसके दो हैंड नहीं होते, एक सिंगल हैंड होते हैं। और नैरो रिजेस होती है विथ वन विंग, मतलब एक ही विंग होती है। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? इरोडेड में एक और मुझे याद आ रहा है जो यहां पर देखने को नहीं मिला, जैसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है। मतलब विंड कुछ इस हाइट पर ब्लो कर रही है, पर माउंटेन जो था वो इतना ऊंचा है, तो क्या होगा? विंड का इरोजन यहां पर होगा, जिसके कारण ये रीजन जो है वो तो इरोड हो गया, पर ऊपर वाला रीजन बचा रह गया। दैट्स व्हाई इट एक्ट या इट लुक्स लाइक अ मशरूम। इस वजह से इसे मशरूम रॉक का नाम भी दिया जाता है। पॉइंट समझ में आया? और नीचे एक और लिखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लायास। जब कभी भी विंड जो है उसके द्वारा सेडिमेंट का इरोजन होता है और एक छोटा सा डिप्रेशन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस डिप्रेशन में बाद में समय अनुसार वाटर जो है वो आके डिपॉजिट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर लेक को, लेक या डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ विंड, उसे प्लाया का नाम दिया जाता है। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हुआ? तो दीज आर द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ विंड, जो दोनों कैटेगरी में रखे गए हैं, इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कोस्टल लैंडफॉर्म्स या कोस्टल प्रोसेसेस। अब हमने ये भी देखा बच्चों कि जब कभी भी ये कोई ओशंस हैं और ये कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये सरफेस, ओशनिक बेड, अगेन सरफेस, और इस ओशन में ये वाटर लेवल है।
अब इस पर्टिकुलर वाटर में ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड जब वेव्स जनरेट होंगी, क्या जनरेट होंगी? वेव्स। ये देखिए, तो ये वेव गारंटेड है, ऐसे एलिवेटेड जो किनारा होगा उस पर्टिकुलर किनारे से टकराएगी ही टकराएगी, और इस वेव के एक्शन से इस किनारे पर आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही हो सकता है कि ये वेव जैसे यहां पर टकराई तो ये किनारा इरोड हुआ, और इरोड होने के कारण इसने डिफ्लेशन होलो बनाया। डिफ्लेशन होलो बाद में केव में तब्दील हो गया, और केव और एनलार्ज होके ये रीजन जो है वो तो ऐसा इंटीरियर में आ गया, पर ये जो रीजन है वो ऐसा ही लटका हुआ रहा। तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज क्लिफ्स। तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? डिफ्लेशन। सबसे पहले क्या बना? डिफ्लेशन। फिर उसके बाद क्या बना? केव। फिर उसके बाद क्या बना? क्लिफ्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है ना इरोड होते हुए थोड़ा एक साइड हो गया, थोड़ा एक साइड हो गया, और ये बाहर निकल के चला गया। तो बीच में कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि ये सरफेस था और सरफेस के बाद ये चीज ऐसी रह गई, और यहां बीच में एक और माउंटेन रह गया, रिमेनेंट रह गया, और ये जो ओशनिक वाटर था अब वो इस माउंटेन के आसपास और या पीछे तक भी पहुंच गया। तो दिस पर्टिकुलर माउंटेन इज कंसिडर्ड एज सी स्टेक। आया पॉइंट समझ में? और सी स्टेक जो होता है वो बाद में अगर टूट जाए और इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम नाम दे देते हैं टेबल रॉक्स। आया पॉइंट समझ में? तो ऐसे करके इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स। अब अगेन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया पानी जो है वो तो इतना शीतल होता है, इतना सॉफ्ट होता है, उसके द्वारा इरोजन कैसे हुआ? तो जब यहां से वेव ट्रेवल करके आ रही होंगी तो उन वेव्स के साथ अगेन होंगे क्या? सेडिमेंट। और ये सेडिमेंट जैसे ही इस हार्ड रॉक की सरफेस से टकराएंगे तो ये परफॉर्म करते हैं इरोजन। आया पॉइंट समझ में? इस वजह से यहां पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर कुछ लिखा हुआ होगा, फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव एंड करंट एंड टाइड्स। तीनों ही लगभग सेम चीज ही है। देखो जैसे यहां से ये वेव ट्रेवल करके आ रही है, और जैसे ये वेव ट्रेवल करके आएंगी यहां पर हिट करेंगे तो इरोजन भी यही होगा। यहां इरोजन होगा तो ये जो देखो पहले यह सरफेस यहां पर थी या माउंटेन यहां पर था, इरोजन होते होते ये चीजें पीछे शिफ्ट होना शुरू हो गई। जब ये पीछे शिफ्ट होना शुरू हो गई तो ये सी आर्क भी बन गए या फिर ये स्टेक्स के रूप में भी बन गए। और जब कभी भी इरोजन सिर्फ इतना हुआ, देखिए इरोजन यही यहां पर हुआ, ये इरोजन हुआ, और ये रीजन जो है वो ऐसे एलिवेटेड होके बाहर निकल गया है, तो इसे हम नाम देते हैं क्लिफ्स। क्या नाम देते हैं? क्लिफ्स। ये क्या हो गया? स्टेक। पॉइंट समझ में आ गया? ये क्या हो गया? सी माउंट या सी आर्क। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लुएंस बाय शेप ऑफ द कोस्टलाइन एंड सी फ्लोर। मतलब जैसा सी फ्लोर होगा, सी फ्लोर अगर सबमर्ज होगा तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे, अगर इमर्ज होगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे। मतलब क्या हुआ बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा कि अगर सरफेस ऐसा रहा जिसे हम सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, तो यहां पर डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनेंगे, और अगर इमर्ज है कैसा तो क्या बनेंगे? इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो डिपेंडिंग अपॉन दी कोस्ट लाइन एंड सी फ्लोर, वेदर कोस्ट इज एडवांसिंग मतलब इमर्जिंग और रिट्रीटिंग मतलब सब मर्जिंग। क्लियर? आया पॉइंट समझ में?
इस वजह से वेव्स के द्वारा भी कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। क्या क्या? सबसे पहला क्लिफ्स। क्लिफ्स मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और ये रॉक्स का बना हुआ है और यहां तक ये वेव्स ब्लो कर रही हैं और ओशनिक वाटर पहुंच गया। तो ये जो रॉकी सरफेस है, ऐसा निकला हुआ जो रॉक स्ट्रक्चर है, इसी को क्लिफ नाम दिया जाता है। क्लियर? तो वर्टिकल स्लोप्स कट बाय वेव इरोजन। दूसरा सी केव। हमने समझा कि सी में जब ऐसे केव्स फॉर्म्ड हो जाती है तो उन्हें सी केव कहा जाता है। आर्च और स्टेक्स मतलब अभी हमने डायग्राम में देखा कि ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है इसे आर्क कहा जाता है और ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है इसे स्टेक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है टेरेसिस। मतलब जब कभी भी ये ओशनिक बेड जो है या ओशनिक किनारा जो है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाए और ये वाटर या सी लेवल और ये हो जाए टेरेसिस, जो किसके द्वारा फॉर्म्ड हुए? वेव्स के द्वारा। तो इन्हें वेव का टेरेसिस या मरीन टेरेसिस कहा जाता है। क्लैरिफाई हुआ? तो दीज आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय वेव्स एंड करंट्स या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एट द कोस्टल एरियाज। अब ऐसे ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर ये ओशनिक रीजन है और इस पर्टिकुलर ओशनिक रीजन्स में वेव्स जो है वो ब्लो करके आ रही है कुछ इस प्रकार से। वेव ब्लो करके आ रही है। वेव अपने साथ बहुत सारा सैंड और सेडिमेंट्स लेके आ रही है और वो सैंड और सेडिमेंट जो है वो वेव ने यहां पर डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट होते होते ये यहां पर कुछ ऐसा एलिवेशन बनना शुरू हो गया। तो इस पर्टिकुलर डिपोजिशन को नाम दिया जाता है क्या? बार। जब ये डिपोजिशन सरफेस तक आ जाए, कहां पर आ जाए? एट सरफेस, तो इसे नाम दे दिया जाता है बैरियर। क्या नाम दे दिया जाता है? बैरियर। अब हम टॉप व्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? टॉप व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कोस्ट ऑफ इंडिया। अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो अंदर था तो बार और ये बाहर निकल के आया सरफेस पे तो बैरियर। और बैरियर अगर एक साइड से कोस्ट पे टच हो जाए, बैरियर एक साइड से कोस्ट पे टच हो जाए तो इट इज नोन एज स्पिट। और अगर वो दोनों साइड से टच हो जाए देन इट इज नोन एज लगून्स। आया पॉइंट समझ में? क्यों? क्योंकि बाद में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसके बीच में पानी भर जाएगा जो एक्ट करेगा एज ए लेक। तो उस पर्टिकुलर लेक को लगून लेक कहा जाता है। जैसे शायद आंध्र प्रदेश की कुछ लेक आपके दिमाग में आ रही होगी, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सब क्या है? चिल्का लेक, ये सब क्या है? लगून लेक ही है। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है बीचेस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ लूज सेडिमेंट हो जाता है कहां पर? किनारे पर। स्पिट जब नैरो रिज सैंड जो है वो एक्सटेंड हो जाती है इनटू द सी। और बार्स जो अंदर ही अंदर डिपॉजिट पैरेलल टू द कोस्ट समटाइम एक्सपोज्ड। अगर एक्सपोज्ड नहीं होते हैं तो बाहर एक्सपोज्ड हो जाते हैं तो बैरियर। एक साइड कोस्ट को टच कर लेते हैं तो स्पिट और दोनों साइड से टच कर लेते हैं तो लगून। और बाद में जब वो पूरा का पूरा फिल्ड अप हो जाता है देन इट इज नोन एज बीचेस। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? ये होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एट द कोस्ट लाइन एरियाज। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म पर हम चलते हैं। लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर।
बच्चों, जब रनिंग वाटर की बात की जाती है तो ध्यान से समझना, रनिंग वाटर का मतलब होता है ये, मतलब मूविंग वाटर, या फिर आसान भाषा में रिवर। और रिवर जो होती है उसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक एलिवेटेड एरिया से नदी निकल के आती है, फिर वो प्लेन्स में फ्लो करती है और बाद में वो ओशियंस में जाके मिल जाती है। हाँ या ना? तो नदी जो होती है उसके 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली यंग, दूसरी मैच्योर, एंड द लास्ट वन इज ओल्ड। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कभी भी नदी का जन्म होता है तब वाटर कम होता है पर स्पीड ज्यादा। इस वजह से वहां पर वो मोस्टली परफॉर्म करती है इरोजन। आया पॉइंट समझ में? और ओल्ड एज में इसके पास वाटर मैक्सिमम होता है और स्पीड मिनिमम। इस वजह से मोस्टली यहां पर डिपोजिशन परफॉर्म करती हैं। बच्चों, जितना सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं इतना सिंपल शायद ही आप लोग कहीं पर देखेंगे। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि रिवर जो होती है उसकी 3 एजेस हो सकती हैं। एक हो सकती है यंग एज, जिसमें वो फास्ट फ्लोइंग होती है और इरोजन ही इरोजन परफॉर्म करती है। एक होती है मिडिल एज, जिसमें वो स्लो भी नहीं होती और फास्ट भी नहीं होती, इंटरमीडिएट होती है। इस वजह से वो वहां पर इरोजन भी परफॉर्म करती है तो डिपोजिशन भी परफॉर्म करती है। और ओल्ड स्टेज में जाके वो मोस्टली डिपोजिशन ही परफॉर्म करती है। इस वजह से रिवर के द्वारा दोनों ही प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रनिंग वाटर शेप्स द लैंडस्केप इन ह्यूमिड रीजन विथ हैवी रेनफॉल। ग्राउंड वाटर ऑल्सो शेप लैंडस्केप इन अंडरग्राउंड रीजन थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन होना जरूरी है ग्राउंड वाटर के केस में। इसी वजह से ये उन रॉक्स पे फॉर्म्ड होता है जो लाइम या फिर डोलोमाइट की बनी हुई होती है। और जो रॉक्स लाइम और डोलोमाइट की बनती है उनके द्वारा फॉर्म्ड की गई टोपोग्राफी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है उसे कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है बच्चों ये। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा हुआ है लैंडफॉर्म में क्लासिफाइड एज इरोजनल एंड डिपोजिशनल डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेसेस। कोई चेंज नहीं है, ये चीज हम देख चुके हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहला वैलीज। जब कभी भी इरोजन होता है तो वो रिल्स फॉर्म करते हैं और रिल्स जो है वो वाइडन होने के बाद गली हो जाती है और गली और वाइडन होने के बाद वैली बन जाती है। मतलब क्या हुआ, ये मूविंग वाटर है। तो उस मूविंग वाटर ने समवॉट ऐसा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा 3D। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने नाम दे दिया गलीज। अब ये गली विद द टाइम बीइंग वाइडर हो जाएगी तो ये हो जाएगी वैली। और वैली जो है 2 प्रकार की हो सकती है। एक वी आकार की वैली जो हमेशा माउंटेन्स के आसपास होती है,
और एक और होती है आई आकार की वैली। किस आकार की? आई आकार की, जो एग्जैक्टली ऐसी कुछ प्रकार से दिखाई पड़ती है। ये कुछ ऐसी आकार की होती है। और एक और होते हैं कैनियंस। कैनियंस जिसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये तीन प्रकार की वैलीज हमें देखने को मिलती है। इसे हम वी शेप वैली कहते हैं, इसे आई शेप वैली कहते हैं, जिसका एक और नाम है गॉर्ज। इसे कैनियंस कहते हैं, जिसका एक और नाम है स्टेप कट वैली। आया पॉइंट समझ में? तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स की वैलीज हैं जो फॉर्म्ड होती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर्स। अब इन तीन वैली में से जो दो ऊपर की वैलीज हैं ये अपनी यंग एज में फॉर्म्ड होती हैं, जहां माउंटेन्स होता है, जहां पर फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, और ये अपनी मिडिल और ओल्ड एज में फॉर्म्ड होती है और मोस्टली फॉर्म्ड होती है ओवर दी प्लेट्यूज। आया पॉइंट समझ में? तो ये भी याद रखना है बेटा कि वी शेप वैली की अगर बात आती है तो ये माउंटेन्स की यंग एज में होती है और टॉप एलिवेटेड एरियाज में होती है। वहीं पर कैनियंस भी फॉर्म्ड होते हैं, जैसे वहीं गॉर्जेस या आई शेप्ड वैली भी फॉर्म्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल के नाम से आपने सुना होगा, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इंडस गॉर्ज या ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? और कैनियंस की बात करें तो नर्मदा रिवर का एग्जांपल ले लो, वो कैनियन फॉर्म करती है, या गोदावरी या कृष्णा या कावेरी या बाहुबली पिक्चर में जो नदी बताई गई है जिसमें वो नारियल के पेड़ से पानी को खींच रहे हैं, वो भी एक कैनियन का एग्जांपल ही है, क्योंकि वहां पर स्टेप कटे हुए होते हैं जिसमें लोग जो है वो आसानी से उतर सकते हैं। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले गॉर्ज डीप वैली होती है विथ स्टीप साइड, ऑलवेज इक्वल विथ एट टॉप एंड बॉटम। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा, ये शब्द याद रखना है। कैनियंस क्या होती है? स्टीप स्टेप स्लोप्स वाइडर देन टॉप एंड फॉर्म्ड इन हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे कि प्लेट्यूज। अब पॉट होल्स और प्लंज पूल्स क्या होते हैं ये भी ध्यान से देख लीजिए। जब कभी भी पानी इस दिशा में मूव कर रहा हो, क्या मूव कर रहा हो? वाटर। और फ्लैट सरफेस जो है, उस फ्लैट सरफेस पे छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो एब्रेशन कॉज करते हैं, जिसके कारण यहां पर एक छोटा सा डिप्रेशन हो जाता है। इस डिप्रेशन को पॉट होल्स कहा जाता है। क्लियर? मतलब आसान भाषा में सड़क पर जो गड्ढा होता है उसी को पॉट होल कहा जाता है। प्लंज पूल क्या होता है? जब कभी भी किसी एलिवेटेड एरिया से वाटर फॉल आउट हो रहा हो, मतलब वाटरफॉल वाले एरिया में जब पानी गिर रहा होता है तो पानी जैसे ही यहां टकराता है तो उस पानी के इसे रिटर्न बैक एक्शन के कारण यहां पर इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से यहां एक ऐसा प्लंज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू द इरोजनल एक्टिविटी। इसी को कहा जाता है प्लंज पूल। ये भी कैसे फॉर्म्ड हुआ? ड्यू टू इरोजन ही हुआ। तो इन दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को पॉट होल्स और प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये भी हमें याद रखना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। तो सर्कुलर डिप्रेशन होता है फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड एब्रेशन, और प्लंज पूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और डीप पॉट होल्स होते हैं, उन्हें प्लंज पूल्स कहा जाता है। अब इसके बाद अदर इरोजनल लैंडफॉर्म्स में लिखा हुआ है मीएंडर्स एंड रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस जैसे वेव का टेरेसेस होते हैं, अगर वैसा फॉर्म्ड हो रहा है तो उसे रिवर टेरेसेस कहेंगे। और मीएंडर्स क्या होते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जब नदी कुछ इस रूप में बहती है, मतलब ऐसे सर्पीले आकार में जब नदी बहती है तो इस पर्टिकुलर सर्पीले आकार को ही मिएंडर कहा जाता है। ये है रिवर का मूवमेंट। आया पॉइंट समझ में?
जब नदी अपने आप को ऐसे आकार में फ्लो करवाती है तो इस पर्टिकुलर आकार को मिएंडर कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये मोस्टली फॉर्म्ड होता है ओवर दी प्लेन्स। कब? जब नदी वर्टिकल इरोजन ना करते हुए क्या करें, लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल, और ये होता है अपनी मिडिल एज के दौरान। पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर गंगा नदी की बात की जाए तो ना वो उत्तराखंड में करेगी ना वो वेस्ट बंगाल में करेगी। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में मेनली फॉर्म्ड होगा, जहां पर नदी हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होती हुई नजर आती है। और इसी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के कारण उसका घुमाव कुछ इस प्रकार से होता है जिसे मिएंडरिंग आकार भी कहते हैं। बाद में ये नदी जो है वो अपने आप को सेपरेट करके ऐसा सीधे मिल जाती है और ये स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो जाता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फाइनली इंसिज्ड मिएंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिज्ड मिएंडर। और इस स्ट्रक्चर को फाइनली कहा जाता है ऑक्स बो लेक। जैसे बिहार का एक लेक है जिसका नाम मुझे अभी याद रहा है, कुंवर लेक। आया पॉइंट समझ में? तो बिहार में एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको यहां पर बताया। क्लियर? आया पॉइंट समझ में? दैट्स इट। नेक्स्ट दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बहुत डायग्राम्स हो गए हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर। सबसे पहला एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जब कभी भी किसी माउंटेन से फ्लो करके पानी आता है और एक ऐसा डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बट ट्रायंगुलर शेप्ड या थोड़ा सा फैन लाइक शेप्ड, उसी को हम एलुवियल फैन कहते हैं। कोर्स सेडिमेंट डिपॉजिटेड व्हेन स्ट्रीम्स लीव्स माउंटेन। देखो माउंटेन्स से निकलने के बाद ऐसा फैन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे एलुवियल फैन कहते हैं। डेल्टा, जब ये स्ट्रक्चर ट्रायंगल बनता है, कब? ड्यूरिंग द एंड ऑफ रिवर, उसे डेल्टा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा या गोदावरी डेल्टा या कृष्णा या कावेरी डेल्टा। उसके बाद फ्लड प्लेन्स, जब कभी भी फ्लड की कंडीशन होती है तो रिवर के बैंक पर डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स जो होते हैं वो फ्लड प्लेन्स का निर्माण करते हैं। वैसे ही एक और होता है जिसे हम नेचुरल लीवीज कहते हैं। क्या होता है नेचुरल लीवीज? ध्यान से देखिएगा। अगर ये देखिए, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये फ्लो ऑफ वाटर है। अब जब ये फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जब कभी भी फ्लड आएगा तो ये पानी सबसे पहले इस किनारे पर आकर फ्लो करना शुरू करेगा और बाद में इस किनारे पर डिपॉजिटेड सॉइल जो है वो कहलाएगी फ्लड प्लेन्स। पर फ्लड आने से जस्ट पहले ये जो वाटर होता है ये किनारे के पास फ्लो करता है, जिसके कारण ये इस किनारे पर एक ऐसा डिपोजिशन बना देता है, एक ऐसी रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। कहां पर? जस्ट एट द बैंक। और इसी रिज लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज मतलब नेचुरल तटबंध या प्राकृतिक तटीय बंध जो इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर बांध के रखा हुआ है। इस वजह से इसे नेचुरल लीवीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर जो डिपोजिशन हो रहे हैं इन्हें हम फ्लड प्लेन्स कहेंगे, पर किनारे पर जो डिपोजिशन हो रहा है जिसके कारण एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम नेचुरल लीवीज के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है।
दैट्स इट। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म मेड बाय ग्राउंड वाटर। जब कभी भी ग्राउंड वाटर अर्थ की सरफेस के नीचे कुछ ऐसी रॉक्स से मिलता है जिन पर्टिकुलर रॉक्स का इरोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो जाता है, तो वहां भी कई सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये बात याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस जमीन पे अभी मैं खड़ा हूं, इसके नीचे पानी अगर और पानी जमीन के अंदर कुछ रिएक्शन करे जिसकी वजह से जमीन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, तो ये जमीन धंस जाएगी और उस धंसने को कहेंगे सिंक। तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा जिसे हम सिंक होल कहेंगे, जो ग्राउंड वाटर का ही एक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल भी है। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ग्राउंड में प्रेजेंट वाटर उस पर्टिकुलर ग्राउंड के आसपास कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और यही पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उन्हें लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। आया पॉइंट समझ में? तो यहां पर देखते हैं कि ग्राउंड वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम रेन वाटर प्लस CO2। ठीक है। डिसॉल्व्स लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्राउंड वाटर के द्वारा फॉर्म्ड किए गए लैंडफॉर्म के लिए एक टोपोग्राफी का होना जरूरी है, और ये टोपोग्राफी मुख्यतः बनती है लाइमस्टोन की या डोलोमाइट की, जो अपने आप में कास्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। कास्ट लैंडस्केप्स जो होता है उसमें इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर दोनों होता है ड्यू टू ग्राउंड वाटर। जैसे सैलो होल्स, मतलब छोटे छोटे खड्डे अगर फॉर्म्ड हो जाए तो उसे हम सैलो होल्स कहेंगे। सिंक होल्स, जब फनल लाइक डिप्रेशन और थोड़ा सा बड़ा खड्डा हो जाए तो हम उसे सिंक होल्स कहेंगे। लेपीज, जब अनइवन सरफेस या ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर या फिर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाए, एलिवेटेड डी एलिवेटेड, एलिवेटेड डी एलिवेटेड, ऐसा स्ट्रक्चर अगर फॉर्म्ड हो जाए तो उसे हम लेपीज कहेंगे। लाइमस्टोन पेमेंट, जब ये स्ट्रक्चर ऊपर से फ्लैट हो जाए और बैठने लायक व्यवस्था हो जाए तो हम उसे लाइमस्टोन पेमेंट्स कहेंगे। और जब कभी भी अंदर ही अंदर, जैसे कोई भी पर्टिकुलर ये जो है और ये टूट के अंदर ही अंदर एक केव बन जाए तो उसे हम केव का नाम देंगे। और ये केव अगर एक तरफ से ओपन है तो वो केव है, दोनों तरफ से ओपन हो जाए तो उसे टनल के नाम दे दिया जाएगा। आया पॉइंट समझ में? तो बहुत आसान है यार। फिर से देखिएगा, एक वर्ड याद रखना है आपको, कास्ट टोपोग्राफी, जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बनी होती है, और लाइमस्टोन और डोलोमाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक वाटर इरोड हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और सबसे पहले सिंक होल बन जाता है। सिंक होल थोड़ा सा और वाइडन हो जाता है तो केव बना लेगा, केव दोनों तरफ से ओपन हो जाएगी तो टनल बन जाएगी, या फिर वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो लेपीज या लाइमस्टोन पेवमेंट्स के रूप में भी दिखाई दे सकता है। तो ये है इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स। कौन से लैंडफॉर्म्स? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। बाद में डिपोजिशनल भी बनाएगा। अब डिपोजिशनल जो है वो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो मैं आप लोगों को बना के बताता हूं कि ये सरफेस है, सरफेस पे एक सिंक हुआ, सिंक होने के कारण नीचे ऐसा ये पर्टिकुलर सिंक हुआ, इस सिंक से नीचे वाटर भी आ रहा है, ये सिंक हो गया, ये तो ओपन सरफेस हो गया। पर यहां पर लाइमस्टोन था, उस लाइमस्टोन में ग्राउंड वाटर एक्ट हुआ, उसकी वजह से ये एरिया पूरा का पूरा खाली हो गया और यहां पर क्या बन गई? केव। अब ऊपर से आने वाला जो ग्राउंड वाटर है या फिर वाटर है, ये पर्टिकुलर वाटर जब सीपेजेस के रूप में नीचे आएगा, किसके रूप में? छोटे छोटे क्रीक्स के अंदर से जब ये पानी अंदर पेनिट्रेट करके नीचे गिरेगा, तब यहां की जो पर्टिकुलर रॉक्स है किसकी बनी हुई है? लाइमस्टोन या डोलोमाइट की। तो वो जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं वो इसके साथ नीचे इरोड होके गिरती है, और गिरते गिरते यहां से एक डिपोजिशनल फीचर बनना स्टार्ट होता है, जो बेस से रूफ की तरफ
एक्सटेंड होता है, ऐसे पर्टिकुलर पिलर्स को स्टेलेग्माइट्स कहा जाता है। और सिमिलरली जो यहां से पिलर एक्सटेंड होता है उसे स्टेलेसाइट्स कहा जाता है। और जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो उसे केव पिलर का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्या क्या नाम है देखिए, सबसे पहला स्टेलेसाइट्स, आइसकल्स शेप्ड फॉर्मेशंस हैंगिंग फ्रॉम केव सीलिंग, उन्हें स्टेलेसाइट्स कहा जाता है। ऐसा याद रख लो, स्टेलेसाइट सी बोले तो सीलिंग्स जो ऊपर से लटके हो, स्टेलेग्माइट्स जी बोले तो ग्राउंड्स जो नीचे से ऊपर राइज अप हो रहे हो, राइजिंग फ्रॉम द केव फ्लोर ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ वाटर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को देखो, यहां से पानी टपक रहा था तो उस पानी टपकने के कारण यहां पर एक एक्सटेंशन हो गया, इससे हमने स्टेलेसाइट नाम दिया। यहां से एक ऊपर एक्सटेंशन हो गया, इसे हमने स्टेलेग्माइट नाम दिया। ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गए तो इसे हमने केव पिलर नाम दे दिया। और ये तो आपको केव दिखाई दे रही ही होगी। और यहां पर है हमारा वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं। आया पॉइंट समझ में? तो दीज आर द डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर हमेशा एक्ट करेगा ऑन द कास्ट टोपोग्राफी। और कास्ट टोपोग्राफी वो टोपोग्राफी होती है जिसका फॉर्मेशन लाइमस्टोन और डोलोमाइट के द्वारा किया जाता है। पॉइंट समझ में आया बच्चों? तो ये थे हमारे लैंडफॉर्म्स ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, या ड्यू टू उन फोर्सेस जिनके द्वारा माइनर लैंडफॉर्म्स या स्मॉल लैंडफॉर्म्स या माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट, बस दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और आज का सेशन फिर क्वेश्चंस के बाद हम यहीं पर फिनिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेलेसाइट्स। स्टेलेसाइट्स का मैंने आपको सी याद रख पाया, मतलब सीलिंग से, और किसके द्वारा फॉर्म्ड हो रहा है? फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। इज द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम बिलो, नहीं, डिपोजिशन फ्रॉम सीलिंग। और किसके द्वारा? ग्राउंड वाटर के द्वारा। मतलब हमारा आंसर हो जाता है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब फोल्ड माउंटेन्स एंडीज, बिल्कुल सही है। ब्लॉक माउंटेन्स ब्लैक फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। और ये हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पुट किए जाते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन अरावली, बिल्कुल नहीं, अरावली एक फोल्ड माउंटेन है या फिर रेसिडुअल माउंटेन है। मतलब पहले इनिशियली वो फोल्ड माउंटेन हुआ करता था, बाद में वो रेसिड्यू हो गया, तो वो वॉल्केनिक माउंटेन तो नहीं है। रेसिडुअल माउंटेन नीलगिरी, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाता है सी, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये भी बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आती हुई चीजें भी नहीं सॉल्व होती है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा सतर्क और सचेत रहना बहुत अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट, पेनिप्लेन्स रिप्रेजेंट। तो पेनिप्लेन्स जो है वो कब फॉर्मेशन होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर है जो डिपोजिशंस के कारण फॉर्म्ड होता है, बट कब? जल्दी से फटाफट से कमेंट। तो ये फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द ओल्ड एज ऑफ लैंडफॉर्म साइकिल। क्यों? क्योंकि अपने बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं जब वो डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में इसका फॉर्मेशन होता है। विच लैंडफॉर्म इज टिपिकली फॉर्म्ड इन कास्ट रीजन्स। मैं बता चुका हूं कि ये वो एरियाज होते हैं जो लाइम प्लस डोलोमाइट से फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि ऑक्सबो लेक जो है वो तो रिवर का एग्जांपल है। सिंक होल हमारा आंसर हो जाता है, दैट इज बी, क्योंकि प्लायास जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, विंड के द्वारा फॉर्म किए गए इरोजन से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द डिपोजिशनल कोस्ट लाइन लैंडफॉर्म। कोस्ट लाइन लैंडफॉर्म की बात की जा रही है। कोस्ट लाइन लैंडफॉर्म जो है वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स।
आर्क की बात करें तो ये तो इरोजनल लैंडफॉर्म है, स्टेक की बात करें तो ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, वेव कट नॉच की बात करें तो ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, पर स्पिट की बात करें तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो बाद में लगून फॉर्म करता है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाता है सी। आया पॉइंट समझ में? अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के बारे में बात की गई है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेस, नहीं। ग्रेबन्स रिप्रेजेंट डाउन फोल्डेड ब्लॉक्स, बिल्कुल ठीक है। राइन वैली इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेबन, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 2 एंड 3, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है बी। बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉमन एट बोथ ग्लेशियल एंड रिवर इरोजन, मतलब ग्लेशियर और रिवर इरोजन के लिए सही है। अगर हम बात करते हैं प्लकिंग की तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो प्लक करके फिर चीजों को आगे लेके जाता है। अगर कॉमन पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉमन टू बोथ ग्लेशियल एंड रिवर इरोजन, ग्लेशियर और रिवर इरोजन के लिए बिल्कुल ठीक है। पर बेसिकली रिवर जो है उसके द्वारा प्लकिंग होती है, ग्लेशियर के द्वारा प्लकिंग नहीं होता है। ग्लेशियर जो है वो मोस्टली परफॉर्म करता है क्या, एब्रेशन, और एब्रेशन जो है वो तो रिवर के द्वारा भी परफॉर्म होता है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाता है एब्रेशन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लैंडफॉर्म एसोसिएटेड एजेंट्स। यारडांग की बात की जाए तो ग्लेशियर नहीं, ये तो हमारा रिवर है, वो विंड है बच्चों। विंड में हमने देखा था कि वो नॉच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये सारे जो हैं ये तो विंड के द्वारा है, तो यहां हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, करेक्टली मैच्ड में आंसर हो जाता 2 एंड 3, तो यहां हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, 9th, which one is an intermountain plateau? Intermountain plateau की बात की है, हम बात कर चुके हैं, that is Tibetan plateau. Which plains is formed directly due to the glacial deposition? Glacial deposition से formed होते हैं till plains, lowest plain जो है वो formed होते हैं wind से, flood plains जो है वो formed होते हैं water से, alluvial plains जो है वो formed होते हैं river से। तो ऐसे करके हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। 10th का आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, फिजॉर्ड्स क्या है? फिजॉर्ड्स जो है वो सबमर्ज ग्लेशियल वैलीज है, सबमर्ज रिवर वैलीज नहीं है, विंड इरोडेड बेसिन्स नहीं है, वोल्केनिक डिप्रेशंस नहीं है, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ कोस्ट लाइन इरोजन? तो सबसे पहले बनते हैं हमारे क्लिफ्स, फिर बनते हैं केव्स, फिर बनते हैं आर्क्स, फिर बनते हैं स्टेक्स। हमारा आंसर जो है वो होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द की डिफरेंस बिटवीन कैनियंस एंड गॉर्ज? मैं बता चुका हूं आपको, ये दोनों रिवर के इरोजन फॉर्म्ड होते हैं, और कैनियंस जो है वो स्टीप स्टेप लाइक साइडेड स्लोप होती है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्स रॉक लेयर, while gorge is narrow with almost vertical side, little difference between top and bottom। बी आंसर होना चाहिए यार, हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट, यू शेप वैली इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लेशियर इरोजन। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वी शेप बताया, आई शेप बताया, कैनियंस बताया, यू शेप जो होता है वो ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट, एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल हम बात कर चुके हैं, जहां पर रिवर जो है वो डिसेंस होती है माउंटेन से प्लेन्स की तरफ आती है, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर माउंटेन है, इस माउंटेन के द्वारा एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फैन का नाम दिया जाता है, जिसे हम एलुवियल फैन भी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगले टॉपिक में हम अगली एनर्जी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।